फिर स्वागत है वे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन करेंगे जो या तो डिफिकल्ट हैं या बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन को डील नहीं करेंगे जो डायरेक्ट नोट्स में से हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तो इसमें ऐसे ही हैं जो डायरेक्ट नोट्स में से हैं, है ना, तो उनको डील नहीं करूंगा मैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड d orbitals that is 4d10 in its ground state. How can you prove that it is a transition element? How can you prove that it is a transition element? How can you prove it is a transition element? यहाँ पे prove वर्ड और रह गया है, वो ऐड कर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन का मतलब हुआ कि सिल्वर एटम में 4d10 कॉन्फ़िगरेशन है। 4d10 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये साबित करो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये साबित करना है। पहली बार ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है बेटा? क्वेश्चन देख पा रहे हैं? पहली बार ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट वो होता है जिसमें डी सबशेल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में या कोई उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में। रिपीट, ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनकी ग्राउंड स्टेट या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में उनके डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो एजी का नंबर 47 है और आपको मालूम है एजी एक्सेप्शनल केस है। 50 नंबर तक 4 एक्सेप्शन है, मालूम है ना? कौन कौन से? 24 क्रोमियम, 29 कॉपर, 46 पैलेडियम, 47 एजी। तो पहले हम एजी को लिखते हैं 47 को। तो 47 एजी का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या बनेगा भाई? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1, 4d10। ये कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप d10 देख रहे हैं तो आपको साफ साफ नजर आएगा d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब है इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो अभी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन आप याद करो मैंने क्या बोला था कि आपकी ग्राउंड स्टेट या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल आया तो फिर आप ट्रांजिशन एलिमेंट माने जाएंगे। तो अभी मैं देख रहा हूं कि एजी की ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब जब उस पर कोई चार्ज नहीं है, ग्राउंड स्टेट का मतलब जब उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो एजी की ग्राउंड स्टेट में डी सबशेल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अभी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन हमें मालूम है एजी 2 आयन बनाता है, एक बनाता है एजी प्लस आयन। अगर एजी प्लस करोगे तो सारा सेम रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, वो कहां से होगा? 5s से। तो हो जाएगा 5s0, 4d10। अभी भी ये 4d10 है, तो 4d10 होने की वजह से अभी भी क्या रहेगा? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी नहीं है। अब बच्चा कहेगा सर अब तो एजी में अभी भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? नहीं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट ही है। क्योंकि प्यारे बच्चों ध्यान रखना, Ag+1 भी होता है और Ag+2 भी होता है। आप कहोगे +2 हमने नहीं सुना। हाँ, आपने नहीं सुना, लेकिन Ag 2 स्टेट दिखाता है, +1, +2। तो Ag+1 के बाद आगे चलते हैं Ag+2 में। जब आप Ag+2 करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक तो 5s में से गया और एक 4d में से गया, तो हो गया 5s0, 4d9। 4d9 होते ही काम बन गया। 9 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया? अनपेयर्ड। ये रहा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां पर, है ना, जब ये Ag+2 कंडीशन में है। तो जब Ag+2 कंडीशन में होता है तो इसकी 4d सबशेल
में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है। अगर Ag+2 नहीं होता, केवल Ag+1 ही होता, तो इसे ट्रांजिशन एलिमेंट का दर्जा सिल्वर को मिलता ही नहीं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट होने की शर्त है कि आप पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या तो ग्राउंड स्टेट में यानी कि जब आप पर कोई चार्ज नहीं है, या एक्साइटेड स्टेट में यानी कि जब आप पर चार्ज है। तो Ag में Ag+2 कंडीशन में D सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4D सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाना चाहिए और Ag को ट्रांजिशन एलिमेंट मानते भी हैं। ये वजह आई। क्वेश्चन देख रहे हैं, आंसर देख रहे हैं, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लें। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी फाइल से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है, इन द सीरीज फ्रॉम स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 21, टू जिंक, इसका एटॉमिक नंबर कितना है जिंक का 30, है ना। द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन is lowest for zinc, that is 126 kilojoule per mole, है ना। एक्सप्लेन। उम्मीद है क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे। इन द सीरीज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, the enthalpy of atomization is lowest for zinc, that is 126 kilojoule per mole. Explain. वो कह रहा है अगर हम स्कैंडियम से जिंक तक चलें तो इस पूरी सीरीज में जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे कम होती है। स्कैंडियम से जिंक तक चलने पर सबसे कम वैल्यू किसकी आती है? जिंक की, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की। बताइए क्या कारण है। देखो बेटा, पहली बात समझो कि स्कैंडियम से जिंक का सफर है कैसे। देखो, साइंस टीचर वेरी क्लेवर मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। तो ये स्कैंडियम है और लास्ट में कौन है? जिंक। इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 126 किलोजूल पर मोल है। किसकी? जिंक की, जो कि सबसे लोएस्ट है। तो कह रहा है ऐसा क्यों है। पहले हमें समझना पड़ेगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वो एनर्जी होती है जिसे देने पर एटम एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि अगर जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 126 है तो इसका मतलब जिंक और जिंक आपस में जुड़े हुए हैं, तो उन्हें अलग करने के लिए 126 किलोजूल एनर्जी की जरूरत है। उसको दे दोगे तो 1 मोल जिंक के एटम एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये मेजरमेंट है कि एटम के बीच में कितना अट्रैक्शन है। एटम के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, एनर्जी ज्यादा खर्च होगी तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होगी। अब जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है? हाई नहीं है, लो है, सबसे कम है। तो इसका मतलब जिंक और जिंक के एटम को अलग करना बेहद आसान है। अब आसान क्यों है? क्योंकि जिंक और जिंक एटम के बीच में, दो जिंक एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो मेटेलिक बॉन्ड काफी वीक है। तो जिंक जिंक एटम के बीच में बनने वाले मेटेलिक बॉन्ड काफी वीक होते हैं, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लोएस्ट होती है। अब एक बच्चा बोलेगा ऐसा क्यों है, इसकी वजह भी समझो। देखो भाई, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप जिंक जिंक के एटम लो, किसके एटम लो? जिंक और जिंक के। तो ये जिंक के एटम है, अगर आप इनको अलग अलग करो तो ये बॉन्ड वीक है, हाल टूट जाते हैं और ये एटम अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत कम आ रही है, केवल 126 किलोजूल आ रही है पर मोल पर। अब मन में क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड वीक है, जल्दी टूट गए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लो हो गई, सही बात। लेकिन बॉन्ड वीक क्यों है जिंक के? जिंक के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होते हैं, ये बताओ बेटा। इसकी वजह होती है
बॉन्ड की स्ट्रांगनेस डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। किस पर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। जिंक का नंबर है 30, जरा बनाना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड वीक बनेंगे। मेटेलिक बॉन्ड वीक बनेंगे तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम होगी। तो जिंक में 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होने से वीक मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे लोएस्ट होती है। ठीक, इस बात को ऐसे समझो, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। क्योंकि जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे कम है। ओके रहा? उम्मीद है ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। मैं सामने से हट गया हूं, ये आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। एक बार इसे देख लें आप पूरा डेटा को। ओके है, फिर मिलते हैं दोबारा से।